नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर को डिस्कस कर रहे थे। तो निषेधाधिकार यानी कि पावर ऑफ वीटो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास एक ऐसा पावर है जिससे वो किसी भी डिसीजन को होने से रोक सकते हैं। एंड वीटो पावर इज़ अ मच डिस्कस्ड पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल। काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है कि एक्चुअली ये वीटो पावर इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये वीटो पावर क्या परमानेंट कंट्रीज़ को देना सही था या नहीं था। तो चार्टर यूनाइटेड नेशंस का ये कहता है, उसकी धारा 27 ये कहती है कि सुरक्षा परिषद में जो मतदान प्रक्रिया है उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको हमने वीटो पावर दिया है। और ये वीटो पावर बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो याल्टा जो समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले इस निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने कहा था कि ये 5 जो परमानेंट नेशंस हैं इनके पास जिम्मेदारी है और इन्हीं की सहमति से कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा का डिसीजन हो सकता है। इसलिए उनके पास कोई एक ऐसा पावर हो जो जब तक 5 परमानेंट नेशंस की सहमति नहीं हो, इसमें मेजॉरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, जब तक 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति नहीं हो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सभी की समान जिम्मेदारी है और सभी इसमें समान रूप से जिम्मेदार हैं। तो निषेधाधिकार पावर दिया गया 5 परमानेंट मेंबर्स को। और निषेधाधिकार जनरली सब्सटेंसिव मैटर्स, जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मामले होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 2 तरह के मैटर्स होते हैं, एक प्रक्रिया संबंधी मामले आते हैं, दूसरे सब्सटेंसिव महत्वपूर्ण मामले आते हैं। तो प्रक्रिया संबंधी मामलों में किसी भी तरह का निषेधाधिकार नहीं लगता है, पर सब्सटेंसिव मामलों में वीटो पावर लगाने का प्रावधान है। तो फर्स्ट वीटो और सेकंड वीटो, 2 तरीके के वीटो की बात होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। पहला वीटो है जब ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कोई मामला प्रक्रिया संबंधी मामला है या नहीं, या महत्वपूर्ण मामला है, और ये पावर ऑफ वीटो यहाँ भी लगता है। और सेकंड पावर ऑफ वीटो तो लगता ही है जब सब्सटेंसिव मैटर्स में कोई डिसीजन लिया जाता है। तो निषेधाधिकार के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, बहुत इस पर चर्चाएं हुई हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वीटो पावर की आलोचना भी बहुत हुई है, इसके विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, और उनमें से पहला तर्क ये है कि वीटो पावर के कारण जो बड़े 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनका आधिपत्य विश्व पर जम गया है और दे पोज एज डिक्टेटर्स, और डिक्टेटर की तरह अपने डिसीजंस को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर थोपते हैं। सेकेंडली, कई बार वीटो पावर के यूज़ के कारण बहुत सारे इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस या उन सुरक्षा परिषद या यूनाइटेड नेशंस की कार्रवाई काफ़ी हद तक बाधित हो चुकी है या विफल हो चुकी है कि बार बार वीटो का प्रयोग किया जा रहा था किसी न किसी देश के द्वारा और कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। थर्ड, वीटो की जो आलोचना करने वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें ये भी है कि वीटो का जनरली दुरुपयोग हुआ है, इसका उपयोग होने की बजाय इसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है, और वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में बहुत बार असमर्थ भी रहा है। लेकिन निषेधाधिकार के पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं, निषेधाधिकार क्यों इतना वैल्यूबल है और अभी तक पावर ऑफ वीटो को इन परमानेंट कंट्रीज से छीना नहीं गया है। तो उसके पक्ष में तर्क देते हुए ये कहा जाता है कि जो पावर ऑफ वीटो है वो सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में पारस्परिक सहयोग से काम करना अपेक्षित है, और जब तक ये 5 परमानेंट कंट्रीज़ के पारस्परिक सहयोग नहीं होगा या ये शामिल नहीं होंगे शांति और सुरक्षा में, तब तक शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं की जा सकती है। सेकेंडली, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो बहुत सोच समझकर और ज़िम्मेदारीपूर्ण से लिया जाना आवश्यक है, इसलिए ये ज़रूरी है
की पावर ऑफ वीटो इन कंट्रीज़ को दिया जाए कि जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है वो पूर्ण तरीके से सोच समझकर विचार विमर्श करके पूरे उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। थर्ड, कई ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, रादर इंटरनेशनल जगत में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं आज तक जब वीटो पावर यूज़ करने के कारण बहुत सारे डिसीजंस शांति के की स्थापना के यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर लिए जा सके हैं। और एक आखिरी तर्क ये भी है इसके पक्ष में कि एक बड़े अशुभ को टालने के लिए एक छोटा अशुभ अपेक्षित है, यानी कि कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, इससे बेटर है कि एक छोटा अशुभ बार बार वीटो का प्रयोग होए और उन चीज़ों पर बार बार डिस्कशंस हो, रीडिस्कशंस हो और एक बहुत सॉलिड डिसीजंस निकल कर सामने आए। तो ये था सिक्योरिटी काउंसिल का संगठन और उसकी कार्यप्रणाली। थर्ड जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का वो है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपके स्क्रीन पर लोगो है सामने ट्रस्टीशिप काउंसिल का और इसके डिटेल्स हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड स्टेट्स में और इट वाज फाउंडेड इन 1945 और एक्चुअली इट वाज क्लोज्ड इन इट्स ऑपरेशंस इन 1994। ट्रस्टीशिप काउंसिल हैड बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इसके बहुत वैल्यूएबल इसके काम रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का 8वां अध्याय न्यास परिषद के संबंध में विचार करता है और चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास परिषद के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद की स्थापना करता है और न्यास परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की स्थापना करना एक जो समझौते हैं उसका संपादन करना भी ट्रस्टीशिप काउंसिल का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना के पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, लोगों को राजनैतिक आर्थिक सामाजिक शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना, जाति लिंग भाषा धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें यह भाव जगाना कि संसार के सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, सामाजिक आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों की और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना है। ये सारे ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना के पीछे उद्देश्य रहे हैं। अब हम करेंगे न्यास परिषद के कौन कौन से प्रदेश हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक्चुअली अगर डिस्क्राइब किया जाए तो वो एक ऐसा ऑर्गन है जो अधीन देश रहे हैं और जो अब डेवलप होना चाहते हैं तो उनके लिए एक ट्रस्टी का काम करता है, उनकी सहायता करता है कि वो धीरे धीरे अब डेवलप हों, उस गुलामी की जंजीरों से निकलकर डेवलपमेंट की तरफ आगे अग्रसर हों। तो यूनाइटेड नेशंस का ये ऑर्गन एक ट्रस्टी की तरह उनके लिए काम करता है। उन जगहों पर उसके मेंबर्स जाते हैं, विज़िट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, फाइनेंस एलोकेट करते हैं, पैसा देते हैं और उसके डेवलपमेंट के स्टेप वाइज पूरी रिपोर्ट तैयार करके पूरा उसका मसौदा तैयार करके और यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं कि कौन सी कंट्री कितने समय में किस तरह के डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगी, उसका कितना डेवलपमेंट होगा और उसके बाद जब वो कंट्री स्वयं से डेवलप होने लायक हो जाती है तब ट्रस्टीशिप काउंसिल पीछे हट जाता है और उस कंट्री को इंडिपेंडेंट छोड़ देता है डेवलप होने के लिए। तो न्यास परिषद के बहुत सारे जो इसके अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं वो प्रदेश हैं जो ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों के वशवर्ती या उनके साम्राज्यों के विविध प्रदेश, इन्हें स्वशासन न करने वाले प्रदेश कहा जाता है और इनके संबंध में चार्टर में केवल सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है और इन पर शासन करने वाली शक्तियों का संघ का इसके अतिरिक्त और कोई नियंत्रण नहीं है कि वे इसके संबंध में कुछ सूचनाएं संघ को दें। न्यास परिषद ये 3 प्रकार के मैंडेट के अधीन प्रदेश, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गए प्रदेश
और अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। अभी तक किसी भी देश ने अपनी वशवर्ती किसी क्षेत्र को संघ को सौंपने की उदारता प्रदर्शित नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मैंडेट वाले प्रदेशों में दक्षिण अफ्रीका के यूनियन ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को तीव्र आलोचनाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद के अंतर्गत प्रदान करना स्वीकार नहीं किया है। न्यास परिषद के अगर हम कार्यों की विवेचना करते हैं तो न्यासित प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिनके आधार पर शासन प्रबंध चलाए जाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती हैं। इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और उन पर विचार करना है। इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्र पर विचार करना, सत्ता के साथ यदाकदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यासीय प्रदेशों का दौरा करना। न्यास परिषद के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है। तो न्यास परिषद ने अपने उद्देश्यों में अभूतपूर्व सफलता उन्हें मिली है। न्यास पद्धति की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनीतिक नैतिकता के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिषद को काफ़ी विलोपन का सामना करना पड़ रहा है। परिषद की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अधिकांश न्यास प्रदेश 15-20 वर्षों की अल्प अवधि में ही स्वतंत्र हो गए। तो बच्चों, आज ट्रस्टीशिप काउंसिल यहीं ख़त्म होता है और आज का लेक्चर भी यहीं ख़त्म होता है। कल हम बाकी के ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के करेंगे। नमस्कार।